गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एक एनिमल लवर भी हूँ। और कल का ब्लॉग जो मैंने डाला था डॉग्स को लेके, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़रूरी है कि अगर हम मिल के कुछ कर पाएँ, इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ हम ऐसे सोल्यूशन निकल पाएँ जिससे सभी को फ़ायदा हो और हम दूसरे पक्ष की बातें भी सुने और अपने पक्ष की बातें भी रखें और मिलजुल कर दायरे के अंदर कुछ ऐसे सलूशन निकालें जो कि किसी को भी नुकसान ना दे पाए, देकर जाए नुकसान। ये मेरा चैनल बनाने का मतलब ही यही है। मैं इसमें कभी आपको इंटरटेन करके जाऊंगी, कभी कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाऊंगी और मैं इसके थ्रू आपसे मैक्सिमम बातें करूंगी ताकि हमें जो कई बार शायद हम मिलजुल के ऐसे चीज़ें सलूशन निकाल सकते हैं जो शायद हमें कहीं और से ना मिले। और बहुत एक्सपीरियंस लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मिलजुल के अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को दायरे में रह के सलूशन निकाल पाएंगे। और अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, पर ये देखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी का हम पर्सनल हर्ट करके ना जाएं, किसी को हम अपशब्दों का प्रयोग ना करें। और हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्यार से बात करके अपनी बातें नहीं रख सकते। तो मैं इन बातों का ज़रूर ख्याल रखूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुद्दे रखूँगी नहीं, वो मैं ज़रूर रखूँगी। आज मैं जो मुद्दा रख रही हूँ, मैं पावर एंड पोजीशनिंग की बात कर रही हूँ। पावर एंड पोजीशनिंग से मतलब है मेरा कि हम ऐसे पावर्स में बैठे हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, या हम चाहें तो हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है और हम चाहें तो हम अच्छा भी कर सकते हैं और हम चाहें तो बुरा भी कर सकते हैं। ये पावर्स हर हर प्रोफेशंस में है लोगों के पास। बहुत लोग इन प्रोफेशंस में आके, डिफरेंट प्रोफेशन में आके इन पावर्स को बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड बिलीव मी, एक बात तय है कि हम सभी को रिटायर होना है एक दिन ज़िंदगी में, प्रोफेशनली भी। मैं कई बार सोचती हूँ तो मुझे लगता है हमने कई साल निकाले, मेरे ख्याल से 25 साल तो मेरे से ऊपर। अब तो काउंट करना, 25 साल के बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया कि मेरी मैरिज को कितना टाइम हो गया। 25 ईयर्स तो और लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 29 ईयर्स के आसपास हो रहे होंगे। 29 ईयर्स से तो मैं एक फ़ौजी से ब्याही हूँ। तो आप सोचिए कि हमने फ़ौज के सारे पार्ट देख लिए, और वो भी एक इन्फेंट्री अफसर की वाइफ, जो एक टफेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, जो हमेशा फाइट मोमेंट में रहते हैं, जो एक्चुअल अपफ्रंट एनिमीज़ को फेस करते हैं। तो हमने बहुत कुछ देखा और स्टार्टिंग में सिंस मेरे बेटे का मेडिकल चैलेंज भी था, तो उसकी वजह से भी और पर्सनल लाइफ में भी हमारी बहुत उथल पुथल रही। और जैसा कि हर मैरिज में होता है, ये किसी का कहना कि हमारी शादीशुदा कोई ये कहे कि बहुत आदर्श लाइफ हमारी बीती है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। तो जब आपकी नई शादी होती तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बैठाने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, बट एक टाइम आता है जब हम ही हस्बैंड वाइफ से बढ़िया आपस में कोई दोस्त नहीं होता। और आज की डेट में हम और हमारे हस्बैंड का वही रिलेशन है, और हम आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते। और अच्छी बात है कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में हमेशा खड़े रहते हैं, और सच्चे दोस्त यही होते हैं जो हमेशा एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो एक बहुत ही ट्रू फ्रेंड्स का है, और इस वजह से हमारे रिलेशनशिप में हमेशा एक नयापन रहता है और कोई ईगो की कोई जगह नहीं रहती उसमें। तो ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी जब शादी हुई, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यूनिट में जा कर के, एकदम फैमिली जैसा माहौल था। और बहुत सारे लोग थे, हमारे कमांडिंग ऑफिसर बहुत बढ़िया थे,
और बहुत प्यार करती थी। हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यारे थे। और मैं एक सिविल लाइफ से गई थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि डिफेंस की लाइफ कैसी होती है, क्या होता है। मुझे याद है कि एक बार मेस में मैं हम यूनिट्स में थे और मेरी शादी के बाद वहीं पे हम रह रहे थे। और एक बार घर से फ़ोन आया और उस समय फ़ोन कमरों में होते थे, वो ऑफिशियली फ़ोन होते थे। तो घर से फ़ोन आया मेस में, तो मैं चप्पल पहन के चली गई थी। रेगुलर चप्पल्स में थी और मुझे नहीं पता था कि ये इस जगह पे चप्पल पहन के नहीं जाते। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि ये काम नहीं करना है आगे से। तो जो आर्मी की प्रतिष्ठा होती है उसको हम लोगों ने हमेशा फॉलो किया है, और एक्चुअली हार्ट से फॉलो किया है। मुझे बहुत प्राउड है इंडियन आर्मी के ऊपर, अपने जवानों भाइयों के ऊपर, अपने देश के ऊपर, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी स्पेशली, क्योंकि एज ए फौजी इन डेप्थ ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में लाइफ देख पाई सिर्फ उनकी वजह से। ऐसी जगहों पे जा पाई जहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ उनकी वजह से। नहीं तो शायद नहीं जा पाते, एज ए सिविलियन तो नहीं जा पाते। और मेरे हस्बैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनके काम पे एक उंगली नहीं उठा सकता। मैं दावे से कह सकती हूँ, मैं खुला चैलेंज दे सकती हूँ, आज तक जितने भी लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उनके काम पे एक उंगली नहीं उठा सकते। अब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और मैं उनको बहुत बढ़िया ट्रिब्यूट दूंगी रिटायरमेंट का, क्योंकि उन्होंने बहुत साल अपने दिए आर्मी को, और बहुत ही अपने रोल को या अपने जो भी उनको पोजीशन दी गई, कभी बिना सोचे कि मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, उन्होंने 100% आर्मी को दिया है अपना। और मैंने बोला ना, मैं तो सोशल मीडिया पे खुला चैलेंज कर रही हूँ, अगर उनके काम पे कोई भी आदमी एक उंगली उठा ले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था एक बार कि हम लोग चाटुकारिता नहीं कर सकते। तो और शायद ये हमारी एक वीकनेस भी हो सकती है, पर हम इतने जेन्युइन लोग हैं कि मैंने बताया था कि हम लोगों को रिस्पेक्ट क्या, हम ओवर रिस्पेक्ट दे जाते हैं कई बार। बट हम स्ट्रेट हैं, थोड़े से मुंह पे सही बातें बोल देते हैं, और हम चाटुकारिता नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स होती है कहीं पे भी, हम उन पॉलिटिक्स से हमेशा बाहर रहते हैं, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कामों में, अब उसके बाद अपने घरों में बिज़ी रहने वाले लोग हैं, अपने दोस्तों में, मतलब अपने रिलेशंस में, अपनी फैमिलीज़ में, इसी में बिज़ी रहने वाले लोग हैं। और मुझे याद है कि मेरी शादी के बाद मेरा बेटा शायद 1 या 1.5 साल का था, उसके मेडिकल चैलेंजेस शुरू हो चुके थे और हम उसमें फंसे हुए थे। तो इस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी परेशान भी रहते थे। और हमारी यूनिट में हमारे नए सीईओ ने ज्वाइन किया था, तो उनको पता था कि मेरे हस्बैंड, शायद उनको आइडिया भी था कि जो है वो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे वर्कर हैं, बहुत सिंपल इंसान है। तो हम लोग, मुझे याद है मैं अपना बच्चा लेके, छोटा बच्चा लेके आसाम में ज्वाइन किया ऑपरेशंस में। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी तंग किया मेरे हस्बैंड को, कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाए रहते थे ताकि वो मतलब हम कम से कम टाइम स्पेंड कर पाएँ। कहीं कुछ पिकनिक पे सारे लोग गए तो उनको मना कर दिया, तो पता नहीं क्यों उन्होंने पर्सनल टारगेट करना शुरू किया, ये हमको नहीं पता क्या रीज़न था उसका। और उसके बाद से मुझे याद है, जो मुझे सबसे बुरी बात लगी कि लाइफ में ये सब क्षण बहुत कम आते हैं। मुझे याद है कि हमारी नई शादी हुई थी, मैंने बताया मेरा बेटा 1.5 साल का था, और मैं तो वैसे यूनिट में 2 महीने का था तब मैं लेके गई थी, और आसाम में 2 महीने का था। उसके बाद से बड़ा हुआ और 1.5 साल में हमारी का हुआ, तब हम एक नई जगह पे पोस्ट हुए, यूनिट फील्ड से पीस में गई। और एज यूजुअल मेरे हस्बैंड बहुत काम करते थे और उस समय बहुत काम कराया जा रहा था, क्योंकि ये भी नए आए थे। अच्छी बात थी, वर्किंग काम करने में काफ़ी अच्छे थे हमारे नए सीईओ, और वर्कआउट के लिए वो भी थे, तो बहुत ज़्यादा
सारे समय लोग काम में ही रहते थे और हम लोग भी खुश थे कि चलो यूनिट हम पीस में आए हैं, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, क्योंकि फील्ड में तो जनरली ऐसा ही होता है। पर ये होने लग गया कि 12-12 1-1 बजे तक काम होता था और उसके बाद सुबह से ही बुला लिया जाता था। और मेरा बच्चा बहुत ही छोटा था, 1 या सवा साल का हुआ था, तो जो है वो हस्बैंड उतना टाइम नहीं दे पाते थे, मेरे को भी नहीं दे पाते थे। और सिंस मेरे अंदर भी गलतियाँ थी, मैं आर्मी में नहीं गई थी, मैं शायद बातों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाती थी, तो हमारे बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। और बच्चा बीमार रहता था बहुत, तो आप सोच सकते हैं कि माँ की मनोदशा क्या रहती होगी। तो हमारे भी आपस में कभी ना कभी आर्गूमेंट्स चलते रहते थे, कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो इस बीच में कुछ लोग पॉलिटिक्स भी खेलते थे और हम लोग पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं। तो जो है मेरे ब्रदर की मैरिज पड़ी और मेरी शादी के बाद उसकी शादी हुई थी, तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे, इस मैरिज का वेट में कर रही थी। और आपको जैसे पता है कि आपकी शादी के बाद अगर नेक्स्ट मैरिज घर में कोई पड़े, तो आपको रहता है कि अच्छा मैं सारी अच्छी अच्छी जो शादी में साड़ियाँ मिली हुई थी मैंने सोचा अच्छा मौका है, खूब सारी पहनूंगी और खूब अच्छे से तैयार होंगी। मैंने सारी तैयारी बड़ा बैग भर के रखा था। बेटी को भी सभी लोग देखने को इच्छुक थे, माँ का जैसे मेरी माँ का दिल है, वो चाहती थी बेटी घर आए और हम सब मिलकर के खूब सारे फंक्शंस करने वाले थे, खूब हंगामा होने वाला था, क्योंकि लड़के की शादी थी और हम बाराती बनने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो मेरे हस्बैंड को भी था, और जैसे कि मेरी इंडियन धर्म ने मुझे सिखाया था कि भाई हस्बैंड के बिना नहीं जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ, पर मैंने कहा नहीं, मुझे हस्बैंड के बिना नहीं जाना है और आपको भी चलना होगा। हस्बैंड एक्सरसाइज एरिया में थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, मैं बस शादी का अटेंड करूँगा और वापस आ जाऊँगा। जैसा कि इनका आदत थी कि भाई काम के प्रति काम में कभी कभी कोई अड़चन ना आए और मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और इन्होंने हमेशा, मेरे हस्बैंड ने पर्सनल चीज़ों से ऊपर अपने वर्क को रखा। तो भाई जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, हमने फ़्लाइट बुकिंग्स करा रखी थी अपनी, हम निश्चिंत थे कि हम साथ में अपने दिन निकलेंगे। और जब जिस दिन आया कि भाई अब निकलने का टाइम है, मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज एरिया से वापस आए। सुबह की फ़्लाइट थी, हम रात में पैकिंग कर रहे थे और हस्बैंड जैसे ही घर पहुंचे होंगे वैसे ही फ़ौजी गाड़ी दोबारा आई। इसकी साहब एक भैया थे, बोले साहब आपको सीओ साहब ने वापस बुलाया है। अब तो मेरा गुस्से से जो फटना था वो पूछे मत, क्योंकि मैं इस चक्कर में अपने ब्रदर का तिलक नहीं अटेंड किया था, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन छोड़ दिए थे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी शादी के बाद, नहीं तो लोग क्या कहेंगे लड़की अकेले आई है। और इसके बाद हमारी बातें शुरू हो गई और मुझे आज भी याद है वो दिन, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि या तो तुम मेरे साथ चलोगे या तो हमारे बीच में डिवोर्स होगा। अब तक सोच के हंसी आती, पर बहुत शौक था मुझे कि एज ए फैमिली हम साथ में जाएं। शादी के बाद, तो हमारी शादी के बाद पहला फंक्शन कोई ऐसा मेजर पड़ा था और मेरी ससुराल मायका दोनों दिल्ली में था। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से वो हो गए इस वजह से कि भाई अब क्या कॉल लिया जाए, और उनको भी लग रहा था कि नहीं, जब हमने पहले से बताया था कि हम छुट्टी लेंगे, मैं अपने पूरे काम करके आया हूँ, तो कोई मुझे इतना भी छुट्टी क्यों नहीं दे सकता कि मैं कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के लिए वापस जाऊं। और मैंने बोला था अपने सीईओ को मैं जाऊंगा, अटेंड करूंगा, नेक्स्ट फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, और वाकई में उन्होंने ऐसा ही किया। पर मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैंने बोला मैं मुद्दे उठाऊंगी, पर सॉफ्टली उठाऊंगी, पर बातें आपको सब बताऊंगी, क्योंकि इतने साल हमने फ़ौज में स्पेंड कर दिए और बहुत अच्छे से अपने काम किए हैं। और मेरे काम भी, मैं फिल्म लाइन की बहुत प्रोफेशनल करती हूँ, हमारे कामों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए हमें किसी से कोई बात बताने में भी कोई हिचक नहीं है। और मेरे हस्बैंड्स की
पूरी ज़िंदगी में जो उन्होंने मेहनत की, उस आदमी ने मेरे हस्बैंड्स की रिपोर्ट्स ख़राब कर दी, बहुत बेइज्जती की हमारी एज ए फैमिली। और जो बातें, देखिए क्या होता है कि जब आदमी कोई डेडिकेटेड होके काम करता है और उस रिपोर्ट्स की वजह से आपने अपनी पर्सनल खुंदक, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आप पर्सनल खुंदक निकाल सकते थे, तो आपने पर्सनल खुंदक निकाल दी। और आपने ये नहीं सोचा उस भाई भले आदमी जो इतना हार्ड वर्किंग और इतनी मेहनती है, जिसने अपनी फ़ौज को इतना साल दिया, उसकी वो रिपोर्ट ख़राब कर देने से मेरे हस्बैंड ने अपनी बहुत रिस्पेक्ट खोई, बहुत रिस्पेक्ट खोई। तो आपके एक ईगो और स्टेप से पूरे बाकियों को कितनी तकलीफ़ होती है, ये एहसास करके अपनी पोजीशन में हमेशा स्टेप उठाने चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत अच्छी बात है आप ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जो ऐसी पोजीशनों में बैठ के इतनी लोगों की मदद करते हैं और अपने नाम भी कभी नहीं लेते। मतलब वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है और मैं उन एग्ज़ाम्पल से सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं अब अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दिलाऊं। उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और मैं उनको वो रिस्पेक्ट दिलाऊं शायद जो वो उन्होंने छीनी है। और उस वजह से बाकी सारी रिपोर्ट्स मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी हैं, पर उनके कई इम्पोर्टेंट प्रमोशन रुके सिर्फ उस आदमी की रिपोर्ट ख़राब कर देने से। पर क्या फ़ायदा, हम लड़ना नहीं चाहते थे। और पर ये बातें मैंने करीबन मेरे ख्याल से 23-24 साल तक कहीं मुँह नहीं खोला। आज खोल रही हूँ, वो भी सॉफ्टली इसलिए खोल रही हूँ कि मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अच्छी पोजीशनों पे बैठे उन बातों का ध्यान रखें कि कभी ऐसा ना करें, जेन्युइन लोगों के साथ ना करें। बाकी आपके पर्सनल वर्किंग डिसीजंस हैं, मैं उसके बारे में कैसे बोल सकती हूँ, कॉल या डिसीजन ले सकती हूँ। पर ऐसे अगर आप जेन्युइन लोग आपको मिलते हैं, आपको हार्ड वर्किंग लोग मिलते हैं, प्लीज़ उनके साथ ऐसा ना करें। काफ़ी ब्लॉग लंबा हो गया, मैं काफ़ी बातें आपसे कर चुकी। हम अगली बार जब मिलेंगे तो और बातें करेंगे और इस ब्लॉग के थ्रू मैं अपनी आवाज़ें उठाती रहूँगी, पब्लिक से बात करती रहूँगी, उनको अपनी ज़िंदगी की सही बातें बताऊँगी। मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करती, मैं जो बोलती हूँ दिल से बात करती हूँ, कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करती, फेस टू फेस आपसे सही बातें करती हूँ और जो ज़िंदगी में हुआ है वही बताती हूँ। तो हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे काम करिए, आपको अच्छा लगेगा। टाटा बाय बाय।